बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से मैंने इस बारे में कोई वीडियो नहीं बनाई कि स्वीडन के अंदर जो फैमिली वाले हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं, और ये बेनिफिट्स उस दिन से शुरू हो जाते हैं जिस दिन से आपके पास स्वीडन में लीगल पेपर आपके पास मौजूद होते हैं। और ये बेनिफिट्स ऐसे हैं जो तकरीबन सब बंदों के लिए कॉमन है। आपके पास चाहे नेशनलिटी है या नहीं है, उसमें कोई इशू नहीं। अगर आप टेम्परेरी वर्क वीज़ा पर भी यहाँ रह रहे हैं या परमानेंट पे रह रहे हैं या नेशनलिटी के तौर पर रह रहे हैं, ये सारे बेनिफिट्स आपको हासिल होने हैं। तो ये मेरी वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो स्वीडन में मूव होना चाहते हैं, ये नए नए अभी आए हैं और जिनको पता नहीं उनके राइट्स क्या क्या हैं या फैमिली बेनिफिट्स वो क्या क्या अवेल कर सकते हैं, उनके बारे में ये वीडियो है। सबसे पहली चीज़ जो स्वीडन को सारी दुनिया से एक मुमताज़ बनाती है, वो यहाँ पर जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके वालिदैन को 480 दिन की छुट्टी मिलती है। इसका मतलब 16 महीने की छुट्टी मिलती है। ये 16 महीने की छुट्टी जो है ये दोनों वालिदैन के साथ डिवाइड हो जाती है। 240 दिन फी पेरेंट्स छुट्टी ले सकता है इसमें, और उसमें जो आपको सैलरी भी मिलती है 240 दिन में वो 80% ऑफ द सैलरी। तो ये 480 दिन आप समझ लें कि 16 महीने बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं कि एकदम में गवर्नमेंट इतने लंबे अर्से दे रही है। लेकिन क्या होता है कि जो स्वीडिश लोग मर्द हैं जो वो अपनी छुट्टियों का एक चौथाई सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, और गवर्नमेंट इनको इनकरेज कर रही है कि वो बाकी दिनों में भी छुट्टियाँ नहीं। छुट्टियाँ देने का मकसद क्या है कि आप 8 साल की उम्र तक ये चूँकि छुट्टियाँ अवेल कर सकते हैं, 8 साल की उम्र तक आप अपने बच्चों का बचपना अवेल करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ रहें, उनके साथ घूमें फिरें। तो आप ये जो उनका बचपना है उससे लुत्फ़अंदोज़ आपको लाजमी होना चाहिए। और ये देखा जाए तो बाकी जिन कंट्रीज से हम आते हैं उन कंट्रीज़ में तो इस चीज़ का कंसेप्ट ही नहीं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ फैमिली के लिए काउंट होती है उसमें जेंडर इक्वलिटी है, ये मर्द और औरत को बराबर हकूक़ हासिल हैं बच्चों के खाते में। फॉर एग्ज़ाम्पल जो बच्चों के अलाउंसेस हैं वो दोनों में बराबर डिवाइड होंगे, जो छुट्टियाँ हैं वो बराबर डिवाइड होंगी। उसमें ये नहीं है कि औरत के लिए ज़्यादा छुट्टियाँ और मर्द के लिए कम छुट्टियाँ, दोनों की बराबर छुट्टियाँ। जेंडर इक्वलिटी है इस फैमिली के मामले में। मैं जो बच्चों को अलाउंस है उस पर अभी इसके बाद आता हूँ कि जो बच्चों का अलाउंस है, मंथली अलाउंस हर बच्चे को यहाँ पे मिलता है, जो भी यहाँ पे पैदा हो या यहाँ पे पैदा ना हो। फॉर एग्जांपल एक फैमिली अगर पाकिस्तान या इंडिया से मूव होके आई है यहाँ पे, या आप यूरोपीय यूनियन के किसी और मुल्क से मूव होके आप स्वीडन में आए हैं, और जिस दिन से आप लीगलाइज हुए नेक्स्ट मंथ से आपको ये अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। आपको अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि जो डिपार्टमेंट है फॉरेन कासन जो आपको ये अलाउंस देता है उनको कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए होती हैं, उनको थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोपीय यूनियन से मूव हो रहे हैं तो उनको ये पता होना ज़रूरी होता है कि आप यूरोपीय यूनियन की जिस मुल्क में रह रहे थे क्या वहाँ पे बच्चों के अलाउंस थे, और थे तो आपने किस डेट तक वहाँ पे बच्चों के अलाउंस आपने वसूल किए थे, ये उनको पता होना चाहिए। तो बाज़ औक़ात आपको सिर्फ क्लैरिफिकेशन अगर उनको भेज दें तब भी उनका काम हो सकता है। अगर आप क्लैरिफिकेशन नहीं भेजें तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग लेंगे। अगर आप देखें तो 1 महीने या 2 महीने के बाद आपको बच्चों का अलाउंस नहीं मिल रहा तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फ़ोन कर लें उनको और फ़ोन पे आप उनसे पूछ लें कि मेरे बच्चों का अभी तक अलाउंस हासिल क्यों नहीं हुआ, तो वो आपसे पूछ लेंगे। अगर क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेंगे, उसके बाद वो आपको भेजना शुरू हो जाएंगे। अब जब मैंने बात की जेंडर इक्वलिटी की, जो इससे पहले था कि 50-50, इसका मतलब जो बच्चों का अलाउंस है वो तकरीबन 1200 तकरीबन नहीं बल्कि श्योरली 1250 स्वीडिश क्राउन आपको देते हैं, और ये 1250 स्वीडिश क्राउन जो है वो दोनों वालिदैन में तकसीम हो जाता है बराबर। अब 625 क्राउन एक वालिद के अकाउंट में आएंगे, 625 क्राउन वालिदा के अकाउंट में आएगी। अगर आप चाहें तो दोनों ये मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन ये लेगा, किसके खाते में जाना चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं बजाय कि दोनों ले, एक बंदा 1250 क्राउन पूरा ले। अब जब मंथली अलाउंस की बात आ गई है तो उसमें मैं थोड़ा सी चीज़ें और भी ऐड कर दूं कि बच्चे अगर आपका एक है तो आपको 1250 मंथली अलाउंस मिलता है, लेकिन अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं तो आपके ये अलाउंसेस बढ़ जाते हैं और अच्छी खासी तादाद में बढ़ जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप कितने बच्चों के अलाउंस ले सकते हैं अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि फ़ी बच्चा अगर आपके ख़ानदान में सिर्फ एक बच्चा है तो आपको उसके 1250 क्रोन मिलेंगे। लेकिन अगर आपके 2 बच्चे हैं तो इसका मतलब है 2 बच्चों के 1250 पर बच्चा के हिसाब से 2500 क्रोन बनते हैं। लेकिन गवर्नमेंट 2 बच्चों की फैमिली को एक एडिशनल सप्लीमेंट भी देती है
यानी कि फालतू पैसे भी देती है, वो 150 करोड़ आपको फालतू देते हैं, तो टोटल आपको 2500 के बजाय 2650 करोड़ मिलते हैं। और अगर आपके 3 बच्चे हैं, मैं तेज़ी से जा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 3750 आपके बनते हैं 1250 के हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट आपको 730 करोड़ 3 बच्चों के लिए फालतू देती है। इसका मतलब है आपके जो पैसे बनते हैं 3 बच्चों के वो 4480 स्वीडिश करोड़ बनते हैं। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आपको वो 1740 फालतू अमाउंट देते हैं, एडिशनल अलाउंस जो होता है, और आपके जो पैसे टोटल बनते हैं 4 बच्चों के वो 6740 बनते हैं। अगर आपके पास 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चों के पैसे आपको 6250 करोड़ के बजाय आपको तकरीबन 3000 फालतू देते हैं, वो 9240 करोड़ बनते हैं। और जिसके 6 बच्चे हैं उसको 7500 के बजाय 11740 करोड़ मिलते हैं। और जिनके 7, 8, 9 बच्चे हैं वो समझ लें कि वो पैसे अपने गिन भी नहीं सकते, कि उनके अकाउंट में इतने पैसे आते हैं वो गिन नहीं सकते। मैं अभी मेरे दोस्त जिनके हैं तो मैं उनको अभी नाम नहीं लेता, तो वो मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि शाह जी आप हमारे ऊपर वीडियो ना बनाया करें, तो मैं उनके लिए नहीं बना रहा, मैं पब्लिक को जनरल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि पब्लिक को बच्चों के हिसाब से ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो बाहर से आ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बच्चों के लिहाज से कितने पैसे। मैं मिसाल दूँ, अगर आप इटली में रह रहे हैं, स्पेन में या पुर्तगाल में या यूनान में रहते हैं, तो आप ये समझ लें कि इतनी आपको तनख्वाह वहाँ पे नहीं मिलती जितने यहाँ पे 5-6 बच्चों के अलाउंसेस आपको मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा था, ये वालिद और वालदा दोनों के ऊपर अलाउंसेस डिवाइड हो जाते हैं, आधे वो अलाउंसेस दोनों ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बच्चे हैं तो आप बच्चों के मतलब ये सोचना भूल जाए कि हम इनके लिए पैसे सेपरेट रखेंगे तो इनकी स्कूल होंगी। यहाँ पे स्कूलिंग टोटल फ्री है। आपके बच्चे चाहे इंटरनेशनल स्कूल में जाएं चाहे स्वीडिश सिस्टम में जाएं, दोनों में फ्री एजुकेशन है, फ्री बुक्स है, उनका लंच स्कूल में फ्री है। आप समझ लें कि आपने कोई चीज़ खर्चा नहीं करना बच्चों के ऊपर, जो आपने कपड़े देने हैं उनको कपड़े देने हैं, उसके अलावा कोई फालतू खर्चा नहीं है। बच्चों के लिए कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, जिस तरह की मर्जी चाहे अच्छे कपड़े पहन के वो स्कूल जा सकते हैं, किसी किस्म की यहाँ पे रोक टोक नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि यूनिफॉर्म उस शॉप से जाकर लेके आना है, बुक्स उस शॉप से जाकर लेनी आनी है, बैग उस शॉप से जाकर लेके आना है, जूते उस दुकान से लेके आनी है। यहाँ पे ये चक्कर ही नहीं है, आप सोच ही नहीं सकते जितनी आज़ादी है इस मामले में। तो जैसे मैंने कहा बच्चों के लिए आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइड पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब बच्चे आपके एज एक लिमिट एज तक जाते हैं, मसलन 19 साल की उम्र तक जाते हैं, तो स्कूल उनका फ्री है। उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी शुरू करते हैं तो यूनिवर्सिटी में जो वाजिबी सी फीस होती है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो ग्रांट मिलती है बच्चों को, CSN उसको बोलते हैं, उसमें उनका सारा खर्चा कवर हो जाता है। तो इसलिए आप समझ लें कि आपकी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे बच्चों की फ्री है, आपको किसी किस्म का फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान में रहे कि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ जाएं। मैं क्विक चल रहा हूँ, मैं जिस तरह रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड डेंटल केयर में जो बच्चे हैं अप टू 20 ईयर्स बच्चों की एज तक उनकी हर चीज़ फ्री है मेडिकल के लिहाज से, उसमें दांतों का इलाज भी शामिल है। 20 साल से ज़्यादा उम्र के जब बच्चे होंगे तो उनकी फिर वहाँ पे फ़ीस शुरू होगी, लेकिन वो फ़ीस भी यहाँ पे स्वीडन के अंदर जो फ़ीस है 200 करोड़ पर विजिट लेते हैं। लेकिन अगर आप 1100 करोड़ से ऊपर अगर आप चले जाएँ खर्चा कर दें तो वो आपको डिस्काउंट देना शुरू करते हैं, बल्कि 3000 से ऊपर जाएँ तो वो आपको 100% आपको डिस्काउंट मिल जाती है। अल्लाह ना करे ये नौबत आए, बंदा अस्पताल वगैरह ना जाए। उसके बाद जो बच्चों वाली फैमिली है, अगर उनकी आमदनी थोड़ी कम है तो उनको हाउसिंग अलाउंस में भी गवर्नमेंट मदद देती है। हाउसिंग अलाउंस मैं उन लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा जिन लोगों के पास टेम्परेरी पेपर हैं, जिनके पास PR नहीं है यहाँ की, वो अगर ना लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये लेने से उनमें थोड़ी सी PR लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि गवर्नमेंट उनको कहती है कि आप यहाँ पे काम करने के लिए हैं, यहाँ पे अलाउंसेस लेने के लिए नहीं आए। उसके अलावा अगर आपके बच्चे बीमार हैं और अगर आप बच्चों की बीमारी की वजह से सिक लीव ले रहे हैं बच्चों के लिहाज से, जिसको वाप कहते हैं, अगर आप वो ले रहे हैं कि मेरा बच्चा बीमार है तो गवर्नमेंट आपको सैलरी का कुछ % आपको पे भी करती है। शॉर्ट थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई है सिर्फ आपको बताने के लिए कि स्वीडन के अंदर जो फैमिली वाले हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं। बेनिफिट्स और भी बहुत ज़्यादा हैं, फैमिली से हट के भी बहुत ज़्यादा हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं तमाम वीडियो में ये चीज़ें बताता रहूँगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।